नमस्ते सभी को, सभी का स्वागत है क्लास में। आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है। वैसे तो क्लास कल भी रहेगी, सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा वैसे, लेकिन कल हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। हाँ जी, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 और चैप्टर 8। आज हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर 7 है हमारा योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला और विज्ञान। कि जो हम योग प्रशिक्षण करवाते हैं तो उसमें हमें प्रश्न पूछने होते हैं, तो उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, कौन से विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, वो सारी चीजें आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है। योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला और विज्ञान। एक विज्ञान प्रशिक्षण एक विज्ञान है क्योंकि यह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता है, और यह कला भी है क्योंकि यह एक कौशल्यपूर्ण काम है। कि जो भी हमारे प्रश्न पूछने की कला है, ये एक विज्ञान और कला दोनों है। विज्ञान क्यों है? क्योंकि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता है। और कला क्यों है? क्योंकि कौशल्यपूर्ण काम है। कला हम उसी को कहते हैं जो हम बिल्कुल एक किसी चीज में आर्टिस्ट के टाइप समझ सकते हैं, वैसे होते हैं। तो प्रश्न पूछने की भी एक कला होती है। कहा जाता है ना कि हर चीज की जैसे होता है, तो प्रश्न पूछने की भी एक कला होती है। लेकिन जो हमारी दोनों ही चीजें इसमें आती है प्रश्न पूछने वाले में, कि प्रश्न पूछना कला भी है और विज्ञान भी है। प्रश्नोत्तर वाली प्रशिक्षण पद्धति प्राचीन, सक्षम और लोकप्रिय है। कि जो भी हमारी प्रश्नोत्तर वाली प्रशिक्षण पद्धति है, कि जिसमें हम प्रश्न उत्तर करते हैं, ऐसी जो भी हमारी पद्धति होती है जिससे हम, ये क्या है, बहुत एक प्राचीन है। क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा था, जो हमारा पुराना समय था काफी पहले का, उस समय में प्रश्न उत्तर द्वारा ही जो छात्र थे वो सीखते थे। प्रश्न पूछते थे अपने गुरु से और गुरु उनके उत्तर देते थे। तो यह पद्धति जो है बहुत प्राचीन है, सक्षम भी है और लोकप्रिय है। सक्षम इसलिए है क्योंकि प्रश्न उत्तरों के जरिए हम लोग काफी चीजों को समझ सकते हैं, काफी हमारे जो डाउट्स होते हैं वह क्लियर हो जाते हैं। और लोकप्रिय भी है। ठीक है। शिक्षक को यह पता चलता है कि शिष्य को समझ में आया है कि नहीं। जैसे सारे जितने भी एमडीवाई वाले टीचर्स हैं, वो आपसे क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो उनको समझ आता है इस चीज से कि आपको समझ आया है तो कितना आया है, और अगर नहीं आया है तो कितना नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया है या सारा समझ आया है। ठीक है। ये चीजें भी हमें प्रश्न उत्तरों से पता चलती है। कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। सामान्य, प्रगति, विचार करने वाले, गहन सोच विचार वाले, तुलनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाले। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं कि इसमें यही बताया गया है कि बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें सामान्य हो गए, प्रगति हो गए, प्रगति करने वाले, विचार करने वाले, गहन सोच विचार करने वाले, तुलनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाले। फिर है कठिन प्रश्न, शिक्षित विद्यार्थियों को पूछने चाहिए और सरल प्रश्न कम शिक्षित विद्यार्थियों को पूछने चाहिए। सभी प्रश्न योग विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले होने चाहिए। कि इसमें इतना बोला गया है कि जो बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न होते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें वो, जो बच्चे थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इस तरह से समझेंगे इसको, उनसे पूछने चाहिए। और जो थोड़े कम होते हैं, ठीक है, उनसे थोड़े सरल हमें प्रश्न पूछने चाहिए। और प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जो जितने भी विद्यार्थी हो वो सबको प्रेरित करने वाले हो, है ना। ऐसा नहीं पूछना है कि हम कुछ ईर्ष्या भाव से बच्चों से प्रश्न पूछ ले, या इस वजह से कि बच्चे उसमें फंस जाए, जिससे वो बिल्कुल हतोत्साहित हो जाए। नहीं, हमें ऐसे नहीं पूछने हैं। जो प्रश्न प्रेरित करे, हमें इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाने चाहिए। प्रश्न अर्थपूर्ण हो, संदेह पैदा करने वाले ना हो। कॉमा होगा यहाँ पे, कि जो हमारे प्रश्न हैं वो अर्थपूर्ण होने चाहिए, संदेह पैदा करने वाले नहीं होने चाहिए। कि ऐसा नहीं हमने कुछ भी बिना सर पैर का प्रश्न पूछ लिया जिससे संदेह पैदा हो ना। प्रश्न का कोई अर्थ होना चाहिए। योग प्रशिक्षक पूरा प्रश्न विनम्रता पूर्वक पूछे।
कि हमें जो भी अगर प्रश्न पूछने हैं, चाहे वो सरल हो या फिर बहुत कठिन हो, मतलब किसी भी लेवल के प्रश्न हो, लेकिन वो हमें विनम्रतापूर्वक पूछने हैं। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा रोब जमा के पूछने हैं बच्चों पे, बहुत ज़्यादा गुस्से से पूछने हैं, या हमारी मतलब जो आपने कम्युनिकेशन में पढ़ा है टोन के बारे में, जो हमारी आवाज़ की टोन है, वो बिल्कुल मतलब सही होनी चाहिए, विनम्रतापूर्वक हमें पूछना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर हमारे अ बेशक हम अच्छे से पूछना चाहते हैं लेकिन हमारी टोन गलत है, तो वो उसका गलत मैसेज पहुँच जाता है, तो हमें विनम्रतापूर्वक पूछने हैं। अतः पाठ सिखाते समय सरल प्रश्न पूछे और फिर कठिन प्रश्न पूछे। किसी का क्वेश्चन है कोई? हैंड रेज़ किया है किसी ने? चलिए, तो ये हो गया हमारा पूरा ये वाली स्लाइड। आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें तो नहीं है ना किसी को कोई डाउट इस वाली में? नो मैम। चलिए। फिर कुछ विशेष शब्द बताए गए हैं, किसके लिए बताए गए हैं? इसी वाले जो हमारे चैप्टर्स है इसके, ये वाला जो चैप्टर है इसके लिए बोले हैं। कला और विज्ञान, प्रश्न पूछना, पाठ प्रस्तुतिकरण और योग प्रशिक्षण। ये बस विशेष शब्द है, कुछ इनको देख लीजिएगा एक बार, है ना? फिर है प्रस्तावना, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। ये कला और विज्ञान है। ये किसके द्वारा कहा गया है? गांगुली एवं मूर्ति द्वारा ये कहा गया है ना? प्रशिक्षण एक विज्ञान है क्योंकि यह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता है। जैसे हमने प्रश्नों के बारे में भी पढ़ा पहले कि प्रश्न जो पूछने की कला है वो एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। तो ऐसे ही जो प्रशिक्षण के बारे में कहा जा रहा है गांगुली एवं मूर्ति जी ने जो हमें कहा है, ठीक है? क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता है, जो हमारा प्रशिक्षण है। शिक्षण के सिद्धांत की विधि नहीं बना सकते जैसे गणित में होता है। प्रशिक्षण कला है क्योंकि यह कौशल्यपूर्ण काम है जो हमने पहले पढ़ लिया है। कुछ लोग जन्मजात शिक्षक होते हैं क्योंकि उनमें प्रशिक्षण का गुण जन्म से ही होता है। जन्मजात इसलिए होंगे क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ हमारी क्वालिटीज़ होती है जो हमें पहले से होती है, जन्म के साथ होती है। तो कुछ लोग होते हैं, सबके लिए नहीं कहा गया है, कुछ लोग होते हैं, क्योंकि जो पढ़ाने का उनमें गुण होता है, वो बहुत पहले से होता है, जन्म से होता है। परंतु कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण की कला और विज्ञान सही प्रशिक्षण और अभ्यास से प्राप्त कर सकता है। पर इसका मतलब यही नहीं है कि जो बाकी लोग हैं, जिनमें ये गुण जन्मजात नहीं है, जन्म से नहीं है, प्रशिक्षण वाला या पढ़ाई करने वाला, मतलब पढ़ाने वाला, तो वो लोग अध्यापक नहीं बन सकते, नहीं ऐसा है। अगर हमें अच्छे से हम लोग ट्रेनिंग करें और प्रैक्टिस करें, तो कोई भी व्यक्ति एक अच्छा प्रशिक्षण करवा सकता है, मतलब अच्छी ट्रेनिंग करवा सकता है, अच्छी पढ़ाई करवा सकता है, यही बोल रहे हैं इसमें। फिर है प्राचीन समय में जब ऋषि सिखाते थे, तो प्रश्नों से शिक्षण होता था। ये वही वाली बात हो गई, जब पुराने समय में पढ़ाई होती थी, तो प्रश्नों से शिक्षण होता था हमारा। भगवत गीता में भी संदर्भ मिलता है परिप्रश्नेन सेव्या। इसका क्या तात्पर्य है कि प्रश्नोत्तर के द्वारा गुरु अपने शिष्यों के प्रश्नों का हल करते थे, है ना? ये परिप्रश्नेन सेव्या। प्रशिक्षण के सभी प्रकारों में यह प्रश्नोत्तर वाली विधा बड़ी पुरानी और आज भी बड़ी सक्षम और लोकप्रिय है। ये बोला है घरोटे और गांगुली ने। जो पहला था कि प्रशिक्षण कला विज्ञान है, ये गांगुली एवं मूर्ति ने बोला था। और जो ये वाला है कि जो प्रश्नोत्तर वाली विधा बड़ी पुरानी है, तो ये बोला गया है घरोटे और गांगुली द्वारा। ठीक है? इसमें इतना ही है इस वाली स्लाइड में। अभी बोलते हैं कि हमारे प्रश्न पूछने का हेतु क्या है ना? प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका कुछ हेतु भी तो होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न पूछने का हेतु शिक्षक को बच्चे की क्षमता का पता चलता है ना? और उसके आगे पीछे की स्थिति समझ में आ जाती है। पहला तो ये है कि अगर हम प्रश्न पूछते हैं, एक अध्यापक प्रश्न पूछता है, तो उनको बच्चों की क्षमता का पता चलेगा कि बच्चे की क्षमता कितनी है। क्योंकि शुरुआत अगर हम सरल प्रश्नों से करें, तो जो सरल प्रश्नों का उत्तर दे पाने में सक्षम है, और मान लो हमने थोड़े कठिन पूछ लिए, तो कठिन का नहीं दे पा रहे, तो हमें पता चल रहा है कि ये सरल जो बेसिक चीज़ें हैं, वो इनको आती हैं, है ना? लेकिन जो थोड़ी हायर लेवल की है वो नहीं आ रही है, तो पता चल रहा है क्षमता का। और ये भी पता चल रहा है कि उन्होंने आगे-पीछे की स्थिति का मतलब है कि पहले कितना पढ़ा है, कितनी उनको
नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, कितना ज्ञान है पहले से और कितना कहाँ से एक अध्यापक को शुरुआत करनी है पढ़ाने की, है ना? और अगर हम ये ही चीज़ें कक्षा के अंत में पूछे तो हमें ये पता चलेगा कि जो हमने पढ़ाया वो कितना समझ आया। और जो प्रश्न पूछने का हेतु है ये पाठक और त्यागी जी द्वारा बताया गया है ना? इसमें क्या कहते हैं कि विद्यार्थियों को प्रेरित कर विषय की तरफ उसका ध्यान खींचने में मदद मिलती है। इनका पहला पॉइंट है जो पाठक और त्यागी जी ने बताया है कि विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है और विषय की तरफ उनका ध्यान खींच जाता है, कि जब हम प्रश्न पूछेंगे तो अगर वो उसका उत्तर देंगे तो वो बहुत प्रेरित हो जाएँगे उस चीज़ से और आगे बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे, ठीक है? और अगर मान लो उनको नहीं भी आ रहा है, तब भी वो प्रेरित होंगे इस हिसाब से कि उस चीज़ को अगर वो पॉज़िटिव वे में ले कि हमें इस चीज़ के लिए मेहनत करनी है, जो हमें नहीं आ रही है, उस चीज़ की हमें पढ़ाई करनी है। फिर क्या होता है? रुचि बढ़ाता है और प्रश्न पूछने वाली क्षमता बनती है, जिससे खाली ना बैठने में मदद होती है, रुचि भी बढ़ती है हमारी। बच्चों की भी रुचि बढ़ेगी उसमें जब हम प्रश्न पूछेंगे उनसे किसी भी विषय से संबंधित। और क्या है कि ऐसा होता है इससे कि खाली ना बैठने में मदद होती है कि अगर हम मान लो हमारी कक्षा समाप्त हो गई है, थोड़ा समय बच रहा है, तो अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सारे बच्चे उसमें बिज़ी रहते हैं आंसर देने में या सोचने में कि क्या पूछा जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो खाली समय हमारा बच रहा है, वो ऐसा नहीं है कि हम उसमें खाली बैठे हैं, नहीं, उसमें हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो इस चीज़ में भी मदद मिलती है। शिक्षक बच्चे की क्षमता समझता है, जो हमने पहले भी देखा और वह कौन-से विषय में रुचि लेता है, वह भी समझ आता है। पहले तो क्षमता का पता चल रहा है, फिर ये भी समझ आ रहा है कि जो एक हमारा विद्यार्थी है, उसको कौन-से विषय में रुचि है। शिक्षक को यह भी पता चलता है कि बच्चे बच्चे को उसकी समझ आई है या नहीं, जो उन्होंने पढ़ाया है उस चीज़ की समझ है बच्चे को या वह नहीं समझ आया है और जिससे वह विषय में आगे बढ़ पाता है। प्रश्न पूछे, टीचर को पता चला कि समझ आ गया तो वो विषय में आगे बढ़ जाएँगे। अगर नहीं समझ आया तो उस चीज़ को दोबारा वो करवाएँगे। पूर्व ज्ञान में नया नया ज्ञान निश्चित कराने के लिए, कि जो पहले का ज्ञान है एक छात्र का, उसमें नया ज्ञान निश्चित कराने के लिए भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बच्चे को सोचने देता है और सोचने की आदत डालता है। जब प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे सोचेंगे और इससे क्या होगा जब बार-बार प्रश्न पूछे जाएँगे तो बच्चे में सोचने की आदत बनेगी, है ना? कि वो खुद से सोच पाएँ कि इसका क्या सही उत्तर हो। बच्चे की मुश्किल समझने के लिए है। प्रश्न अगर शिक्षक को अच्छे लगे तो वो यह समझ सकता है कि उसका प्रशिक्षण सफलतापूर्वक हुआ है। ये आप सभी को पता है कि हाँ, मतलब प्रश्न अगर इसका ये मतलब है कि अगर प्रश्नों का उत्तर सही प्रकार से दिया जा रहा है बच्चों द्वारा, तब टीचर को ऐसा पता चल जाएगा कि जो वो पढ़ा रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल सफल हो गए हैं उसमें। विद्यार्थियों को शिक्षण की सभी सीढ़ियों पर मदद करने के लिए शिक्षण की सभी सीढ़ियाँ हो गई कि जो हमारे लेवल होते हैं। तो सभी लेवल में हम अलग-अलग प्रकार के प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, तो उन सारी जो इसमें सीढ़ियाँ कहा गया है, तो वो सारी जो सीढ़ियाँ हैं, उसमें बच्चों की सहायता होगी इससे। मस्तिष्क को सक्षम बनाने में मदद मिलती है, जो भी हमारे प्रश्न होते हैं। तो ये वाला हो गया हमारा प्रश्न पूछने का हेतु बताया गया है इस वाली स्लाइड में कि क्या कारण हो सकता है कि हमें प्रश्न पूछने पड़ रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रश्नों के प्रकार, ये बताए गए हैं पाठक और त्यागी जी द्वारा। अब प्रश्नों के प्रकार आ गए, हमने प्रश्न का देख लिया पहले, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, हेतु देख लिया कि हेतु क्या हो सकता है और अभी हम देखने वाले हैं कि प्रश्नों के प्रकार कौन से हैं। ये बताए गए हैं हमारे पाठक और त्यागी जी द्वारा। पहला है हमारा प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो होते हैं। तो इसका उदाहरण दिया गया है कि आसन से आप क्या समझते हैं? ये हमारा प्रस्तावना प्रश्न का उदाहरण है। ये नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होते, बहुत ऊपर-ऊपर से होते हैं। केवल 1 या 2 हमें ऐसे सवाल पूछने होते हैं कि अगर हमें आपको करवाना है, हमें हठ प्रदीपिका हमें करवानी है, तो हम उसका कुछ ऊपर-ऊपर से सवाल पूछेंगे। ये पूछ सकते हैं उसमें कितने चैप्टर्स दिए गए हैं, किसके द्वारा लिखी गई है, थोड़ा बहुत, जो प्रस्तावना के लिए बस होते हैं। तो वो हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल होते हैं ये, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत कठिन नहीं होते हैं। दूसरा है प्रश्न बनाना यानी डेवलपिंग क्वेश्चंस। उदाहरण दिया गया है इसमें प्रश्न का कि इस मानव शरीर के चित्र में कितने अंग हैं? मान लो इसमें
कोई मानव शरीर बताया गया है। उदाहरण दिया गया है कि मानव शरीर का कोई चित्र है, उसमें हम पूछ रहे हैं बच्चों से कि जो ये मानव शरीर का चित्र है आपके सामने, इसमें कितने अंग दिए गए हैं और उनके कार्य क्या है? ये हो गए हमारे डेवलपिंग क्वेश्चंस में आ जाएँगे। पहले तो बच्चे देखेंगे कितने अंग हैं, वो बताएँगे, फिर उनसे उनके कार्य भी इसमें पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे डेवलपिंग हो गए क्वेश्चन। अगला है विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न। विशेष ढंग से नए विचार विकसित करने के लिए पूछे जाते हैं ये, कि जिससे हमारे मन में यानी छात्रों के मन में नए विचार उत्पन्न हो। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, वो इसमें आ जाएँगे। उदाहरण दिया गया है कि नाड़ियों की व्यवस्था और प्राणायाम का क्या संबंध है ना? इसमें हमने पढ़े 3 प्रकार के प्रश्न इस स्लाइड में। पहला था प्रस्तावना, जो बहुत ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, जो प्रस्तावना के लिए पूछे जाते हैं। शुरू में हम पूछेंगे, जैसे मान लो मैं आपको यही पढ़ा रही थी योगाभ्यासों की अध्यापन विधि, तो मैं शुरू में यही पूछती कि किसने पहले पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो उसमें कितने चैप्टर्स हैं, किसके द्वारा लिखा गया है, इस प्रकार से, है ना? फिर प्रश्न बनाना हो गए थोड़े डेवलपिंग क्वेश्चन और तीसरा था हमारा विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा कुछ समस्याओं वाले प्रश्न, जिसमें कुछ समस्या होगी, जैसे अगर हिटलर जगत का राजा होता, तो क्या स्थिति होती? ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा दे रहे हैं कि क्यों प्राणायाम श्वास-प्रश्वास से या नाड़ी संस्थान से संबंधित है ना? इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, जिसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है बच्चों को, ये थोड़े इसमें आ जाएँगे हमारे कुछ समस्या वाले प्रश्न में। फिर होते हैं हमारे बोध कराने वाले प्रश्न यानी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस इसमें आते हैं। उदाहरण देते हैं इसमें कि हम आसन सिद्धांतों को क्यों अपनाएं या आसन कैसे किया जाए। ये सारे जो बोध कराने वाले प्रश्न हैं। फिर है हमारे तुलनात्मक प्रश्न यानी जिसमें हमें कंपैरिजन करना होता है, कंपैरेटिव टाइप जो होते हैं। कोई भी पाठ को तुलनात्मक ढंग से सीखना जिससे दो तथ्यों में अंतर समझ आ सके। उदाहरण देते हैं कि आसन और व्यायाम में क्या भिन्नता है ना? या फिर प्राकृतिक श्वास और प्राणायाम में क्या भिन्नता है? जिसमें हमें तुलना करनी होती है 2 चीज़ों के बीच में। जैसे आप हठ योगी ग्रंथ है जितने हमारे, उनकी तुलना कर रहे हैं कि कौन से वाले ग्रंथ में क्या दिया गया है या हमारे योग उपनिषद है, उनकी आपस में तुलना कर रहे हैं। ठीक है? तो जितने भी तुलना करने वाले हैं, वो सारे हमारे इसमें आ जाते हैं कंपैरेटिव टाइप क्वेश्चंस में। पहले देखे हमने कुछ समस्या वाले, फिर बोध कराने वाले और लास्ट में तुलनात्मक प्रश्न इसमें आ जाएँगे। आगे है हमारा सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। पाठ के अंत में विषय सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए फिर से शिक्षण दोहराने हेतु कि जो प्रश्न पाठ के अंत में होंगे, किस लिए हो जो होंगे वो? ताकि जो हमने हमने एक पाठ पढ़ा है, उसका बिल्कुल हमें सारांश मिल जाए और एक तरह से उसका वो दोहराया जाए, है ना? इस प्रकार के कि आसन प्राणायाम उदाहरण यही है, आसन प्राणायाम क्यों करते हैं? बंध और मुद्रा की क्या भूमिका है? या महर्षि पतंजलि के अनुसार योग में कितनी सीढ़ियाँ हैं? या मैं आज आपसे ये पूछ लूँ लास्ट में कि आज हमने क्या-क्या पढ़ा? पूरा कंप्लीट हो गया, तो आज का पू आप जो उत्तर दोगे, तो वो तो पूरा हमारा रिवाइज़ हो जाएगा ना जो हमने आज पढ़ा। तो ये यही होते हैं जो हमारे सारांश प्रस्तुत कराने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है? तो ये हो गए हमारे कंप्लीट। तो देखते हैं एक बार हमने कौन से टाइप्स पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा प्रस्तावना प्रश्न, जो हम शुरू में बोलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, एक बता रहे थे आपने कुछ समस्याओं वाले प्रश्न, तो इसमें इस पॉइंट को भी इसमें ऐड करना होगा। कौन से वाले पॉइंट को? कुछ समस्याओं वाले प्रश्न ऐसा बता रहे थे ना। हाँ, वो अलग टाइप है ना? हाँ, वो तो इसी में है। टाइप मैम तो सेवन होगा, उसको काउंटिंग काउंटिंग करेंगे तो सेवन हो जाएगा ना। नहीं, 7 नहीं होगा। यहाँ पे 3 दिया नहीं है ना? यहाँ पे दिख रहा है आपको 4 और 5 दिया है। अच्छा, ठीक है, रुको, देखती हूँ 1 मिनट। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रश्न बनाने वाला हो गया, तीसरा अगर चौथा हम इसको समझे, पाँचवा छठा, हाँ, फिर ये 7 प्रकार के हो जाएँगे। 1 मिनट में बुक में देखती हूँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। हाँ जी, 7 प्रकार के होंगे, सही कह रहे हो आप। बहुत अच्छे पवन जी, मैंने इस चीज़ में ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी। ठीक है। तो 7 हो जाएँगे, ये पहला प्रस्तावना वाला हो जाएगा, फिर डेवलपिंग क्वेश्चंस हो जाएँगे, फिर करने वाले,
इस टाइम मत एंट्री दीजिएगा संध्या जी। फिर कुछ समस्या वाले प्रश्न हो जाएँगे, बोध कराने वाले, 5th नंबर हो जाएगा ये, 6th हो जाएगा तुलनात्मक और जो 7वें प्रकार का है वो सारांश प्रस्तुत करने वाले होंगे। 7 प्रकार होंगे ये, 6 नहीं होंगे, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया होगा, ठीक है? ये हमने पढ़ लिया टाइप्स। अभी देखते हैं, अच्छे प्रश्नों के आधारभूत गुण कि जो हमारे अच्छे प्रश्न होते हैं उनमें क्या गुण होने चाहिए? ये फिर से वही है प्रश्न पूछना कला विज्ञान। क्या करे और क्या ना करे? कितनी मात्रा में प्रश्न छोटा, सारगर्भित और पूर्ण होना चाहिए? ये सारी चीज़ें हैं, है ना? कि कैसा हमें प्रश्न पूछना है, कितना बड़ा प्रश्न होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। किसी भी हिसाब से बड़े-बड़े प्रश्न ना हो, ऐसा नहीं हो हमने 2-4 क्वेश्चन्स का एक ही क्वेश्चन बना के पूछ लिया, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और सीधे-सीधे विषय से संबंधित होने चाहिए कि जो हमारा विषय है, उससे वो सीधे संबंधित हो, कि विषय से ही पूछे जाने चाहिए, है ना? फिर क्या कहते हैं जो ये नीचे दिए गए हैं, ये भी अच्छे प्रश्नों के गुण ही बताए गए हैं। इसमें है विद्यार्थी की आयु और लिंग के हिसाब से प्रश्न पूछने चाहिए, कि आयु का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बहुत जो छोटे बच्चे हैं, उनसे उनकी आयु के हिसाब से प्रश्न पूछने हैं, जो बहुत बड़े हैं या अगर मैं आपकी बात करूँ आपकी उम्र के, हमारी उम्र के, तो उनसे किस प्रकार के, सबसे अलग-अलग पूछेंगे ना और लिंग के हिसाब से भी, ठीक है? कठिन प्रश्न बड़े विद्यार्थी और सरल प्रश्न कमज़ोर को, ये हमने पहले देख लिया है। बड़े विद्यार्थी का मतलब इसमें ये नहीं है जो उम्र में बड़ा हो, नहीं। कई बार अगर कोई उम्र में बड़ा है, उसको उतना ज्ञान नहीं है, तो हम उससे सरल पूछेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति जो है, वो उम्र में छोटा है कक्षा में, ठीक है? लेकिन उसका ज्ञान बहुत ज़्यादा है, तो हम उससे कठिन प्रश्न पूछेंगे। इसमें उम्र वाला बड़ा नहीं है, इसमें ज्ञान वाला बड़ा बताया है, ठीक है? प्रश्न की भाषा सरल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कठिन भाषा में हमें नहीं पूछना है। शिक्षक कठिन शब्दों का प्रयोग ना करे, वही बताया गया है इसमें कि सरल हो और कठिन भाषा ना हो। सभी प्रश्न बच्चों को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए। हमें ऐसे ही प्रश्न पूछने हैं जिससे बच्चों को बढ़ावा मिले, प्रोत्साहन मिले उन्हें पढ़ाई में। प्रश्न सभी विद्यार्थियों से करें, ना कि विशेष विद्यार्थियों से। तो अगर हमें प्रश्न करने हैं, तो हमें ऐसा नहीं है जिन बच्चों से हम आज पूछ रहे हैं, मान लो हमने 4 बच्चों से आज पूछे, तो उन्हीं से ही रोज़ पूछे, नहीं। अगर हमारी कक्षा में 30 बच्चे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर रोज़ सभी से पूछें। कुछ विशेष विद्यार्थियों से ही नहीं पूछना है, सभी को साथ में लेके चलना है। प्रश्न विषय के अनुसार और अर्थपूर्ण हो, कि जो हम विषय पढ़ा रहे हैं, तो उसके अनुसार होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए। प्रश्न विनम्रतापूर्वक पूछे जाइए, हमने पहले भी देख लिया। तो ये हमने देखा अभी अच्छे प्रश्नों के जो आधारभूत गुण हैं, वो क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएँगी। फिर है किसी विद्यार्थी पर हमला ना करे इसी में है ये आगे, गुणों में ही है, ठीक है? किसी विद्यार्थी पर हमला ना करे, उसे परेशान ना करे। ऐसा नहीं हो हमने किसी विद्यार्थी को नीचा दिखाने के लिए कोई प्रश्न पूछ लिया जानबूझ के, जो हमें पता है उसको नहीं आएगा और उसको परेशान करे जा रहे हैं कि बोलो या कुछ किसी भी प्रकार से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। फिर है प्रश्न जल्दबाज़ी में ना पूछे, कि बहुत जल्दी-जल्दी में हमें प्रश्न नहीं पूछने हैं, कि बस निपटाने के लिए कि प्रश्न पूछने थे तो चलो जल्दी-जल्दी निपटा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बहुत धीरे-धीरे, सावधानीपूर्वक, बहुत अच्छे से सरल शब्दों में प्रश्न पूछने हैं। विद्यार्थियों को सोचने के लिए और विचार विनिमय के लिए समय देना चाहिए। अगर हमने प्रश्न पूछा है तो थोड़ा उनको सोचने के लिए भी दो। ऐसा नहीं है अभी पूछा अगले ही सेकंड में उनको बोलने लग जाएँ कि जल्दी आंसर करो, जल्दी टाइप करो। जैसे अभी हमारी ऑनलाइन है क्लास तो कि मैं आपको बोलने को बड़ा-सा मैंने पूछ लिया। एक तो हो गया नॉर्मल नंबर में जिसमें आपको आंसर देना है 1, 2, 3, 4 वो तो जल्दी टाइप करोगे सभी। लेकिन कोई ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा समय लग रहा है तो हमें उस चीज़ के लिए टाइम देना है आपको। बार-बार प्रश्न ना पूछें और वाक्य बदल कर पूछें। अगर मान लो समझ नहीं आ रहा है प्रश्न, तो उसको थोड़ा वाक्य बदल कर हम पूछ सकते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। हाँ या ना वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए क्योंकि वे अस्पष्ट हो सकते हैं कि जिसमें हाँ या ना में आंसर देना होता है ना, ऐसे पूछने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? जो हम पूछते हैं तो उसमें हमें ऐसा नहीं पूछना है कि इस प्रश्न का उत्तर हाँ में होगा या ना में होगा। इस तरह के नहीं पूछने चाहिए क्योंकि वो थोड़े अस्पष्ट होते हैं क्योंकि वो तो हाँ, ना में कंप्लीट हो गया। अगर हम आगे उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि किस वजह से हाँ है या किस वजह से ना है, तो कुछ बच्चों का उसमें डाउट रह सकता है क्योंकि जिसने आंसर दे दिया, मान लो उसने सही आंसर दिया, तो उसको तो पता है क्या चीज़ है इसमें।
मान लो कुछ बच्चों को पता ना हो, चाहे 2-4 बच्चों को ही पता ना हो, हमें तो साथ लेके जाना है ना सभी को, तो वो उन ब बच्चों के लिए अस्पष्ट हो सकते हैं, उनको उस चीज़ का पता नहीं होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा वाक्य में पूछें तो क्योंकि हम उसका थोड़ा बोल के ज़्यादा आंसर देते हैं, तो समझ आ जाता है सभी को कि इस वाले प्रश्न का ये उत्तर क्यों है। केवल प्रश्न करने के लिए प्रश्न ना करें कि बस हमें केवल प्रश्न करना था तो चलो कर लेते हैं, नहीं, हमें पता भी होना चाहिए कि जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो कैसे हैं और बच्चों को उसका कितना ज्ञान है, ठीक है? बस प्रश्न के लिए प्रश्न नहीं पूछना है और अपूर्ण प्रश्न नहीं पूछना है, कि जो प्रश्न हो वो पूरा होना चाहिए। कि मान लो हमने ऐसा पूछ किया कि हठ योग ग्रंथ में कितने आसन हैं? तो हमने ये तो नहीं इसमें स्पष्ट किया कि हम कौन-सा हठ योग ग्रंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के नहीं होने चाहिए, ठीक है? अंत में पाठ प्रस्तुत करते समय योग शिक्षक और भी अच्छा कर सकता है। यदि कुछ प्रश्न वर्ण शुरुआत करने वाले वातावरण में पूछें, कि जो अगर हम कुछ प्रश्न हो सके तो हम शुरू में भी पूछ सकते हैं। जब हमारी कक्षा प्रारंभ होने वाली है तब भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे बहुत लाभ होता है। इस प्रकार शिक्षक फिर से अलग-अलग पुस्तकीय विषय जैसे पतंजल योग दर्शन, हठ ग्रंथ, संस्कृति मिश्रण, दिमागी स्वास्थ्य, शरीर व्यवस्था, देह शास्त्र, योग अभ्यास आदि प्रस्तुत कर सकता है। मतलब ये थोड़े यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जो हमारे अलग-अलग विषय हैं, उनको प्रस्तुत किया जा सकता है। अंततः शिक्षण का हेतु सिद्ध हो जाता है और सीखने में प्रगति अच्छी होती है। किसी भी कीमत पर योग शिक्षक इस प्रश्नोत्तर होगा, ये प्रश्नोत्तर नहीं होगा, प्रश्नोत्तर पद्धति को ना भूलें। जितनी भी हमारी कह सकते हैं अलग-अलग ग्रंथ है या जितने भी हमारे विषय हैं, उनको हम समझा सकते हैं बहुत अच्छे से और हमें ये भी पता चल सकता है बच्चों को कितना समझ आया है, या कितना उनको पहले से ज्ञान है। तो जो भी हमारा ये प्रश्नोत्तर वाला सेशन होता है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये हमने देख लिए इसके गुण। गुण हमने देखे अच्छे प्रश्नों के आधारभूत गुण, ये सारे एक साथ ही है जो यहाँ पे दिए गए हैं इस स्लाइड में और अगली वाली स्लाइड में, ये एक साथ है, ठीक है? फिर हमारा 7th चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। अभी हम पढ़ने वाले हैं 8th चैप्टर यानी पाठ नियोजन, लेसन प्लानिंग जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या है? अच्छा एक बात बताइए 7th सभी को समझ आ गया ना? किसी को डाउट तो नहीं है? आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैम। जी मैम, समझ में आ गई। ठीक है, फिर ये वाला पढ़ लेते हैं, पाठ नियोजन। इसमें हमने पूर्व में देखा है कि अध्यापन का हेतु छात्रों में अच्छे परिवर्तन करना होता है। ये देखा ही हमने पहले ही देख लिया था कि हमारा हेतु क्या है? एक अध्यापक का कि छात्रों में अच्छा परिवर्तन करे, एक सकारात्मक परिवर्तन करे, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ठीक है? इस हेतु की पूर्ति के लिए जो हमारा ये हेतु है, इसकी पूर्ति के लिए अध्यापन द्वारा सफल नियोजन किया जाना आवश्यक है कि जो हम लेसन प्लानिंग करते हैं, वो एक सही तरीके से होना चाहिए, है ना? अतः प्रत्येक पाठ की योजना बनाई जानी चाहिए। अगर हमें कोई चैप्टर पढ़ाना है, कोई विषय हमें पढ़ाना है, तो उसकी हमें पाठ योजना लेके चलनी है पहले, जिससे हमें पहले से पता चले कि आज हम ये वाला करवाने वाले हैं। अगर उसमें कोई हमें अ टीचिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ रही है, टीचिंग एड्स की पड़ रही है, तो वो हम इस्तेमाल कर सकें, उनका उपयोग कर सकें और फिर किस प्रकार के हमें प्रश्न पूछने हैं, हमें आज इतने टाइम में ये वाला कंप्लीट करना है, मतलब जो भी सारी चीज़ें होती है ना, वो पाठ नियोजन में आ जाती है, हमारी लेसन प्लानिंग में आ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो हमने लेसन प्लानिंग नहीं की पहले और हम जाते ही बोलने लगे कि आज तो हमें सूत्र नीति का अभ्यास करना है, लेकिन बच्चे तो सूत्र नीति लेके ही नहीं आए या आप ही नहीं लेके आए अगर उनको मान लो आपको प्रदर्शन से ही सिखाना था तो नहीं ऐसा नहीं होता है। पहले से हमें पूरी जो कहते हैं प्लानिंग के साथ चलना होता है इसमें। फिर है लिखित पाठ नियोजन के लाभ इस प्रकार है, जो हमारा लिखित में होता है लेसन प्लानिंग जो हम लिख के करते हैं, उसके कुछ लाभ बता रहे हैं। क्या है पहला? इससे अध्यापक को अपने विचारों को गठित करने में सहायता मिलती है कि जो भी विचार है उनके मन में पाठ के प्रति कि जो उनको आज करवाना है, वो सारे गठित करने में सहायता मिलती है। इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह मार्ग विचलन से बचता है कि अगर हम लेसन प्लानिंग करेंगे तो पता होगा ना उनको टीचर को कि आज हमें क्या कंप्लीट करवाना है, ये क्या करवाना है आज बच्चों से। तो उस चीज़ से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और क्या होता है कि मार्ग विचलन से इसमें मार्ग विचलन ये दिया गया है कि वो क्लास में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा परेशान कि अरे क्या करवाना है, ये करवाऊँ कि वो करवाऊँ, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है? फिर है
अध्यापन प्रक्रिया और उद्देश्यों को मन में रखने में सहायता मिलती है कि जो प्रक्रिया है हमारी, हमें कैसे शुरुआत करनी है, कैसे अंत करना है। ये सारी जो पूरी प्रोसेस है और उद्देश्य है, कि आज के पाठ के हमारे क्या उद्देश्य है। जैसे मेरा आज का उद्देश्य है कि मुझे ये सिलेबस पूरा करवाना है, तो ये सारी चीज़ें मन में रखने में सहायता मिलती है अगर हम लेसन प्लानिंग करते हैं तो। आवश्यक सामग्री की उपलब्धता पक्की हो जाती है और अंत समय में पर्याप्त सामग्री को ढूँढने के लिए भाग-दौड़ तथा तजन्य चिंता से बच जाते हैं। क्योंकि हमें पता है आज हमें ये चीज़ करना है, तो हमको पता है कि उसके लिए सामग्री क्या-क्या लगेगी। अगर हम लेसन प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमें क्या पता अंतिम समय में बिल्कुल क्लास से 5 मिनट पहले हम भाग-दौड़ कर रहे हैं कि अरे! हमें तो चार्ट से पढ़ाना था, हम चार्ट नहीं लाए। अरे! हमें तो ये करना था, वो करना था। तो जो ये सारी भाग-दौड़ है हम इस चीज़ से बच जाते हैं, टेंशन से बच जाते हैं। भविष्य की योजनाओं के लिए यह एक सहायता होती है, जो हमारी लेसन प्लानिंग होती है। ठीक है? तो ये हमने लाभ देख लिए लेसन प्लानिंग के। अभी है कि एक आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? लेसन प्लानिंग जो हमारी पाठ योजना है उसमें क्या गुण होने चाहिए? कि इसे उपयोग के कुछ समय पूर्व बनाया जाना चाहिए। आज अगर हमें आपकी क्लास मान लो 5 बजे से है, तो जो टीचर है आज उनको उपयोग करना है तो कुछ पहले से उनको उस चीज़ के बारे में बना लेना है, जो हमारी पाठ योजना है। यह स्पष्ट और विस्तृत हो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? विस्तृत होनी चाहिए। व्यक्तिक भिन्नता का विचार ध्यान में रखकर बनी हो। अभी मुझे कौन बताएगा व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है? बताइए कोई, माइक अनम्यूट कर पर्सन टू पर्सन डिफरेंसेस जो होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में मैं हर एक्चुअली एक देखा व्यक्ति जाए तो का कुछ ना लेवल कुछ डिफरेंट अलग-अलग देखा होगा। जाता है। हाँ व्यक्ति तो जी, बोल रहा है लेवल हर ऑफ व्यक्ति का, पर्सनल बोल रहा है कि हर व्यक्ति का गुण ना गुण कुछ ना डिफरेंट रहता है एक्चुअल में। कोई किसी क्षेत्र में ज़्यादा जानकारी, कोई किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा जानकारी, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे, सभी ने बहुत अच्छा बताया। ये जो भी अलग-अलग होते हैं क्योंकि सबका लेवल भी अलग-अलग होता है, उसके बारे में बता रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता का भी विचार हमें मन में रखना है। ऐसा नहीं है हमें पता है मान लो हम अपनी इस पे चले हुए हैं कि हमें एडवांस लेवल का आज बताना है तो चलो यही बता देते हैं सबको। बल्कि कुछ लोगों को जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो भी नहीं पता है, नहीं, सभी का ध्यान में रख के चलना है हमें, ठीक है? फिर इसके लिए क्या कुछ बातों का हमें ध्यान देना है वो बता रहे हैं। पाठ के उद्देश्यों का कथन, क्रियाओं और अनुभवों का क्रमबद्ध कथन, आवश्यक सामग्री की सूची, प्रयुक्त क्रियाविधि का विवरण, पूर्व और पश्चात योजनाओं को जोड़ने का प्रावधान और पाठ के अंत में अध्यापक द्वारा की गई टीका-टिप्पणी देने का प्रावधान। सबसे पहला है इसमें पाठ उद्देश्यों का कथन कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स का है, हम आज जो पाठ करवाने वाले हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए सबसे पहले तो, है ना? फिर है क्रियाओं और अनुभवों का क्रमबद्ध कथन कि जो सारी क्रियाएँ हैं, अनुभव है, उनका भी क्रमबद्ध कथन है। ये लिखित की बात हो रही है, जो हम लिखित पाठ योजना हमारी होती है उसकी। आवश्यक सामग्री की सूची, जो चीज़ें हमें लग रही है आज हमें मान लो त्राटक करवाना है, तो उसके लिए जो-जो आवश्यक सामग्री है, उस सारी चीज़ों की सूची। प्रयुक्त क्रियाविधि का विवरण कि जो हमारी क्रियाविधि है, जिस विधि से हम करवाने वाले हैं, उसका पूरा विवरण होना चाहिए हमारी पाठ योजना में। पूर्व और पश्चात योजनाओं को जोड़ने का प्रावधान कि जो हमने उससे पहले करवाया था और हम उससे आगे करवाने वाले हैं, ऐसा हमारा लेसन प्लान होना चाहिए कि कल हमने मान लो पहला चैप्टर करवाया था, तो आज दूसरा कराएँगे, तो कल तीसरा। इस तरह से जो हमारी पहले और बाद की जो योजनाएँ हैं, जो हम पिछले कल करवाएँगे और आगे करवाने वाले हैं, ऐसा हमारा लेसन प्लान होना चाहिए ताकि वो थोड़ा मतलब वो जुड़ा हुआ सा लगे। ऐसा नहीं है, कभी हम क्या करवा रहे हैं, बीच से करवा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा क्रमबद्ध होना चाहिए। पाठ के अंत में अध्यापक द्वारा की गई टीका-टिप्पणी देने का प्रावधान कि जो पाठ के अंत में कुछ टिप्पणी करते हैं अध्यापक, कह सकते हैं एक तरह से इसको समराइज़ करना कह सकते हैं, ये अलग से कुछ बच्चों को करवाते हैं। अगर हमारी प्रैक्टिकल कक्षा है उसमें जो उनको बताया जाता है लास्ट में सुधार के तौर पे या कैसे भी या फिर अगर हमारी थ्योरी वाली क्लास चल रही है तो उसमें हमने जो आज पढ़ा उसके बारे में अगर कुछ बताना हो टीचर को तो वो सारी चीज़ें भी हमें उसमें सम्मिलित करनी है लेसन प्लानिंग में। तो ये तो हो गए हमारे अच्छी पाठ योजना के गुण। आगे देख लेते हैं। यौगिक पाठ को संचालित करने की दृष्टि से यहाँ कुछ संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर हमें यौगिक पाठ है उसके लिए कुछ संकेत दिए जाते हैं कि हमें कैसे स्टार्ट करना है या कैसे करना है। तो पहले इसमें वातावरण का निर्माण है। योग का पाठ शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारंभ होना चाहिए। किसी छोटी प्रार्थना या प्रार्थनामय मनोदशा से प्रारंभ किया जाए और पाठ
बस इतना ही है, ये गलती से हो गया इसके आगे का। इतना ही है कि पहले सबसे पहले तो जो वातावरण है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है हमें कि छोटी प्रार्थना करनी है। इस प्रकार की मनोदशा से हमें जो पाठ है वह प्रारंभ करना है, ये नहीं है आगे वाला। फिर है इंट्रोडक्शन। पहले तो हमने वातावरण का निर्माण किया, दूसरा क्या करेंगे हम इंट्रोडक्शन देंगे। वातावरण तो हो गया, सीधे पढ़ाने तो नहीं लग जाएँगे, नहीं इंट्रोडक्शन देना है पहले। इंट्रोडक्शन से शुरू करना है जिसको 2 भागों में बाँटा जाता है इंट्रोडक्शन को। पहला है ओरल, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएँ देनी होती है, जो हम बोल के करते हैं कि मान लो हम प्रैक्टिकल क्लास है हमारी क्योंकि योग के बारे में है इसमें, तो जो हम विधि बताएँगे बोल के। फिर है डेमोन्स्ट्रेशन आएगा, किसलिए रोचक तथा प्रेरक बनाने के लिए। तो इंट्रोडक्शन को याद रखना है, 2 भागों में इन्होंने बाँटा है, ओरल और डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है? फिर है प्रदर्शन के बारे में बोलते हैं। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? टीचर्स के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है हमारे। फिर है अभ्यास का विश्लेषण। योगाभ्यास पूरे प्रदर्शन से एक सर्वसाधारण चित्र बनाने में सहायता हो सकती है कि अगर हमने पूरा प्रयास तो कर लिया मतलब प्रयास नहीं सॉरी अभ्यास कर लिया है, पूरा प्रदर्शन कर लिया है, तो उससे हमें पूरा एक पता चल जाता है आज हमने ये किया, ठीक है। लेकिन उसका विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है, जो हमने किया उसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है। ईज़ी चीज़ें होती है वो तो ठीक है, बहुत हमने बेसिक सा किया मान लो सभी को पता है, ठीक है। लेकिन कुछ अगर हमने कठिन अभ्यास करवाया है, तो वो चीज़ें उस चीज़ का विश्लेषण करना ज़रूरी होता है। या उसको हम छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करवा सकते हैं किसी भी प्रकार से, लेकिन विश्लेषण करना है, ये बोल रहे हैं इसमें। फिर है छात्रों को व्यक्तिक अभ्यास हेतु समय यानी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए टाइम देना है। छात्र जब किसी प्रदर्शित क्रियाविधि को देख लेते हैं, तब उनमें उसे स्वयं होकर देख लेने की स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न होती है। इसमें बस इतना ही है कि अगर टीचर ने प्रदर्शन कर लिया है, तो हमें बच्चों को भी समय देना है कि वो अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक है? ये पॉइंट्स हैं। आगे और है इसमें। फिर है इसमें समूह अभ्यास। समूह अभ्यास की बात करें जो हमारी ग्रुप प्रैक्टिस होती है। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक बार अभ्यास में रुचि उत्पन्न हो जाने पर, क्रिया विधि से परिचित हो जाने पर अध्यापक पूरी कक्षा को अपने मार्गदर्शन में औपचारिक रूप से एक साथ अभ्यास करने को कह सकता है कि जब अभ्यास में रुचि भी उत्पन्न होगी बच्चों की, ठीक है? और क्रिया विधि से भी परिचित हो गए, रुचि तो हो ही गई, क्रिया विधि नहीं उनको पता, तब नहीं बोलना है उनको, क्रिया विधि भी पता होनी चाहिए। और अपने मार्गदर्शन में करवाना है औपचारिक रूप से एक साथ जो हमें ग्रुप प्रैक्टिस करवानी है। सामूहिक सहभाग से छात्र को अपने कार्य की कल्पना अन्य सहभागियों से तुलना की जाएगी कि जब भी हम सामूहिक रूप से प्रदर्शन करते हैं तो हमें पता चलता है ना छात्रों को कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, मेरे साथ वाला मेरा दोस्त कितना कर पा रहा है, ये पूरी क्लास में कौन कितना कर पा रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर है अशुद्धि सुधार। छात्रों द्वारा समूह में अभ्यास करने से ज्ञात होगा कि कहीं पर अशुद्धियाँ होती हैं और कहाँ पर सुधार की आवश्यकता हो सकती है ना? कि जब हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो हमें पता होना चाहिए अशुद्धियों का सुधार करना है एक टीचर को, है ना? कि क्या आपको सुधार की ज़रूरत है, यहाँ पे आपने गलत किया, इस चीज़ को आप सही करो, वो हो जाएगा। फिर है निर्देशन कार्य, समूह अभ्यास करते समय ध्यान दें कि झटकों को टाला जा सके और सबकी क्षमता का ध्यान रखना है हमें, कि जब भी हम ग्रुप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे झटके लगे हमें, उस चीज़ों को हमें टालना है, झटके वाले अभ्यास नहीं करने हैं। और सबकी क्षमता का भी ध्यान रखना है कि पूरी क्लास में हमारी 10 बच्चे हैं हमारे पास, हमें पता होना चाहिए कि कौन कितना कर सकता है, उसी हिसाब से करवाना है। फिर प्रदर्शन पुनरावृत्ति, समूह में अभ्यास करने के उपरांत कुछ छात्र होगा ये, छात्रों द्वारा कोई त्रुटियां को बताए जाना, आवश्यक सुधार व त्रुटियां ना होने की दृष्टि से सुझाव देने हैं और उन बातों पर विचार प्रकट करना चाहिए जिसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। कि अभ्यास तो हो गया, पुनरावृत्ति यहाँ पे बताया है, उसके बाद हमें बच्चों को बताना है कि उनकी कहाँ पे त्रुटियाँ रह रही हैं, फिर से, ठीक है? फिर से बताना है, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे आ गया था अशुद्धि सुधार, लेकिन जब पूरा ही हो जाएगा, उसके बाद हमें फिर से बताना है और उनको सुझाव देने चाहिए, ठीक है? किस बात के? कि वहाँ पे सुधार कहाँ पे हमें सुधार की ज़रूरत है और आगे हम कहाँ पे त्रुटियाँ ना करें। फिर अभ्यास पुनरावृत्ति होगी, फिर उसके बाद पहले बार तो हमने पूरा उनको बता दिया, क्या करना, क्या नहीं करना, कहाँ आपकी गलती हुई। गलतियाँ बता दी, उसके बाद दोबारा से प्रैक्टिस के लिए बोलना है उनको कि समूह द्वारा क्रियाविधि को दोहराया जाए। फिर प्रदर्शन पुनरावृत्ति, अध्यापक द्वारा पुनः प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाए तथा मुख्य तथ्यों को स्पष्ट किया जाए। इसके बाद जब समूह ने भी पूरा कर लिया, दोबारा
उसके बाद टीचर को भी एक बार करना है और जो उसकी कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, वो सारे उनको बताने हैं बच्चों को। फिर सबसे अंतिम है हमारा विश्राम अवधि, कि अभ्यास समाप्त होने पर छात्रों को शवासन द्वारा विश्राम करने को कहा जाए। ये सारी प्रोसेस हो गई हमारी यौगिक अभ्यास करवाने की। फिर है आगे यौगिक पाठ को कार्यान्वित करने की स्पष्ट तथा पूर्ण प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें होती हैं। जो एक यौगिक पाठ होता है, उसको अगर हमें जो हमारी विधि होती है उसकी, उस चीज़ को कार्यान्वित करने के लिए जो बातें हैं, वो दी गई है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या है? प्रार्थना या प्रार्थनाएँ मन कोई कुछ कह रहे हैं? म्यूट हो जाइए प्लीज़। कौन है? हाँ, देखो, पहला तो हो गया प्रार्थना कि हमें प्रार्थना से ही शुरुआत करनी है। उसके बाद है शाब्दिक प्रस्तावना द्वारा योग संकल्पना की स्थापना करना कि कोई प्रस्तावना भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई कुछ कह रहे हैं क्या प्लीज़? अगर नहीं कह रहे हैं तो म्यूट हो जाइए। वो मैम वो कुछ कह नहीं रहे, उनका माइक म्यूट और अनम्यूट हो गया है। स्वप्नली जी है। स्वप्नाली जी हैं, किधर है स्वप्नाली? आप इस बात का ध्यान रखें प्लीज़ सभी लोग। देखो, फिर है पहला हमने बोल दिया कि प्रार्थना से हमें करना है। इस तरह से ना रिदम टूट जाता है। चलो, देखो प्रार्थना हो गया हमारा सबसे पहले, फिर हमें कुछ प्रस्तावना देनी है। योग संकल्पना की स्थापना करना जैसे मतलब कि कह सकते हैं एक प्रकार की हम जैसे प्रतिज्ञा होती है, एमडीओ में करवाते हैं प्रतिज्ञा, प्रार्थना के बाद प्रतिज्ञा, उस तरह की बात हो रही है ये, ठीक है? फिर है यौगिक अभ्यासों का पूर्ण चित्र प्रदर्शन द्वारा प्रस्तुत करना, कि जो भी हमारे पूरे यौगिक अभ्यास है उनका पूर्ण चित्र प्रदर्शन द्वारा प्रस्तुत करना है हमें, कि हमें जो पूरा उसका बताया गया है, जो हमारा पूरा एक अभ्यास होता है, वो प्रदर्शन द्वारा बताना है। पूर्ण चित्र मतलब है कि चित्र भी दिखा सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन द्वारा हमें खुद करके बताना है बच्चों को, अध्यापक के लिए ये। संपूर्ण क्रियान्वयन को अवस्थाओं या भागों में विश्लेषित करना, जो हमारी पूरी प्रक्रिया होगी, उसको हम छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उस चीज़ को विश्लेषण करना है। अभ्यास का अनुभव प्राप्त होने के लिए छात्रों को समय दिया जाना चाहिए, कि क्योंकि प्रैक्टिस है जो उसको प्रैक्टिस के द्वारा ही हम सही करेंगे जो हमारा यौगिक अभ्यास होगा, तो उस चीज़ के लिए छात्रों को समय दिया जाना चाहिए। अध्यापक के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में सामूहिक अभ्यास करना। ये अध्यापक भी होने चाहिए। जब सामूहिक अभ्यास करने के लिए कहा जाता है बच्चों को, तो वहाँ पे अध्यापक का होना बहुत ज़रूरी है और उनका मार्गदर्शन होना चाहिए। अभ्यासों में होने वाली त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें सुधारना, कि क्या त्रुटि हो रही है, उसका पता लगाया, साथ ही साथ क्या करना है, उस चीज़ को सुधारना भी है हमें। कार्य का पुनः विश्लेषण के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बल देते हुए निर्देश देना। हाँ, ये जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, पुनः विश्लेषण भी करना है हमें और जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर भी निर्देश देना है, कि जैसे हमने अभी लास्ट में पढ़ा था ना कि पूरा जब ग्रुप वाला हम कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद दोबारा से हम विश्लेषण करते हैं उस चीज़ का। टीचर खुद से भी लास्ट में एक बार योगाभ्यास करके बताते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको करवाते हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पे। अभ्यास में विद्यमान विविध प्रवस्थाओं का स्पष्टीकरण करते हुए पूर्ण प्रदर्शन प्रस्तुत करना। फिर है जितनी भी हमारी विविध प्रावस्थाएँ थी उसका हमें स्पष्टीकरण भी देना है, एक साथ और पूरा प्रदर्शन एक साथ प्रस्तुत करना है लास्ट में। समूह द्वारा पुनः अभ्यास करना, फिर समूह को भी हमें बोलना है, जो हमारा बच्चों का ग्रुप है, हमें उनको भी बोलना है कि आप फिर से अभ्यास करो। प्रदर्शन चर्चा संपरिवर्तन की आवश्यकता हो तो अल्पक्षम छात्रों के लिए सहायक अभ्यास द्वारा पूर्ण अभ्यास का पूरा चित्र प्रस्तुत करना। इसमें जो अल्पक्षम छात्र हैं, मान लो इसको इस तरह समझते किन्हीं बच्चों को कुछ थोड़े सक्षम नहीं है उस चीज़ को करने में, तो उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं हम, दोबारा से पूरा अभ्यास बता सकते हैं। ठीक है? अगर आवश्यकता लग रही है कि उनको नहीं समझ आ रहा है, तो हमें फिर से अभ्यास करवाना है क्योंकि सभी को समझ आना चाहिए पूरी क्लास को। फिर है अंत में शवासन कराकर पूर्ण विश्राम करना।
विश्राम कराना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो हमें लास्ट में क्या करना है, शवासन कराकर पूरा विश्राम उनको करवाना है। अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसने पाठ में ऊपर दी गई बातों का कितना उपयोग किया है। ये यहाँ तक ये पॉइंट्स, उसके बाद ये अलग है कि जो हमारे ये पॉइंट्स दिए गए हैं ऊपर, तो जो अध्यापक की एक सफलता है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि जो हमारे ये पॉइंट्स दिए गए हैं 12 पॉइंट्स, इसका कितना उपयोग किया गया है एक अध्यापक के द्वारा। स्मरण रहेगी कि आप जैसा करेंगे अध्यापन वैसा ही होगा। कि अगर हम बहुत कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से करवाएँगे, एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे, खुद का भी प्रदर्शन करेंगे, बच्चों की गलतियों को भी सुधारेंगे, त्रुटियों को सुधारेंगे। जो हमारे अल्पक्षम बच्चे हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उनको दोबारा से करवाएँगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ऐसा ही है कि हम जैसा खुद से करेंगे, वैसा ही अध्यापन होगा। खुद से हम बिना मन के करेंगे, अच्छे से नहीं करवाएँगे तो अध्यापन ऑफ कोर्स बुरा ही होगा। ठीक है? तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही है। क्लियर है ये सभी को ये वाले पॉइंट्स? बता दीजिए। जी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गए दोनों चैप्टर्स तो जो हमारे थे। तो अभी जो हमारा आगे है नहीं, यार अभी तो रहता है। तो टाइम तो हो गया है। क्या करें आप बोलिए? आज ये कंप्लीट करना है या फिर कल करें? अगर थोड़ा टाइम है तो बोल सकते हो आप लोग। मैम कल कर सकते बताइए। हैं। मैम कल कर सकते हैं। कल? अभी वैसे 12 नहीं बजे, चलो मैं 12 बजे तक करवा लेती हूँ जितना होता है, फिर अगर कुछ रहेगा तो कल कर जी लेंगे, ठीक है? हुँ। जी। फिर है यौगिक पाठ 2 प्रकार के बताए गए हैं। जो हमारे यौगिक पाठ है वो 2 प्रकार के हैं। पहला है नए सिरे से शुरू अभ्यास, है ना? और अभ्यास सत्र। इसमें है ऊपर दिए विचार नए सिरे से शुरू अभ्यास के लिए है। दूसरे वाले में तो सीखे हुए को ही करते रहने पर बल देना है। अभ्यास सत्र तो वही होगा ना जो हमें आता है, उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो जो नए सिरे से अभ्यास कर रहे हैं ये उनके लिए बोला है, जिससे मूल क्रियाविधि ना भूले तथा स्वस्थ लाभ मिल सके। ये जो नए विचार है सॉरी जो नए सिरे से शुरुआत करनी है वो नए नए बच्चों के लिए है जो शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने पहले किया नहीं है। लेकिन जो सीखने वालों के लिए अभ्यास सत्र है, किस लिए है? कि वो क्रियाविधि को ना भूलें, कि देखो हमें आता है लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि जो हमारी हम उस चीज़ को भूल ना जाए जो हम करते हैं तथा हमें स्वास्थ्य लाभ भी मिले। किए गए योगाभ्यास किए गए अभ्यासों के समूह होते हैं। जो योग होता है वो अभ्यासों के समूह होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ज्ञात क्रियाविधियों में से अर्थपूर्ण अभ्यास चुने जाते हैं। जो बिल्कुल अर्थपूर्ण अभ्यास है, जो हमारे अभ्यास होते हैं उन्हीं को हम चूज़ करते हैं। प्रगमन यानी प्रोग्रेशन जिसे हम कहते हैं। ये सिद्धांत पर आधारित एक क्रम है। ये प्रोग्रेस होनी चाहिए, जो अभ्यास है उसके द्वारा हमारी प्रोग्रेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आज हम यही कर रहे हैं, कल ये हम उतने ही हैं, परसों भी उतने ही हैं। प्रोग्रेस होनी चाहिए हमारी, कि आज हमें जितना आता है कल हमें थोड़ा उससे ज़्यादा आना चाहिए। ये चीज़ है इसमें। फिर है यथासंभव योग अभ्यासों के विविध समूह अधिकाधिक लाभ होने की दृष्टि से तान शिथिलीकरण विधियां और ध्यान का उपयोग कर चुने जाते हैं। कि जितनी भी हमारे योगाभ्यास है, उसका जो हमारा तान होता है, जो बिल्कुल कह सकते हैं जो टोनिंग होती है हमारी, या तान जो हमारा खिंचाव होता है मांसपेशियों में, और शिथिलीकरण शिथिलीकरण होता है जो शांति है। इस प्रकार के जो होते हैं विधियों और ध्यान का उपयोग करके ही चुने जाते हैं। अभ्यास पाठ में पूर्व में प्रस्तुत प्रकार के अनुसार शांतिपूर्वक वातावरण से प्रारंभ करना है, ये हमें पता है, ये हमने बहुत बार देख लिया। अंत में शवासन करना है या ध्यान करना है, ये भी हमें पता है। शुरुआत करनी है शांतिपूर्ण वातावरण से, जिसके लिए हमें प्रेयर करवानी है। अंत भी हमें शांति से करनी है, तो विश्राम देना है बच्चों को, ठीक है? जिससे सहभागी छात्रों को चरम अनुभव मिल सके। पूरे पाठ में योग अभ्यासगत समूह ध्यानरत मनस्थिति पर बल दिया जाना चाहिए, या अंत में ध्यान अभ्यास पर अधिक समय दिया जा सकता है। ठीक है? ये जो भी हमारा पूरा पाठ है उसमें हमें जो ध्यानरत मनस्थिति पर बल देना है। ठीक है? या अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना है कि वो चीज़ हम बाद में भी करवा सकते हैं। लास्ट में भी वो चीज़ हम करवा सकते हैं। ठीक है? यही कह रहे हैं इसमें। ठीक है? ये चीज़ हम कल करेंगे फिर, थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि ये परिकल हो जाएगा पूरा ना, इतना ही रखते हैं। आज की क्लास से किसको कोई डाउट तो नहीं है? एक बार बता दीजिए मुझे। नो मैम। क्लियर हो गया ना सभी को?
ठीक जी। है। मैम वो हाँ, हरिओम मैम। जी हाँ मैम, जी, आपने बोलिए। वो जो लेसन प्लान के बारे में बताया था, तो जैसे कि हम एक दिन पहले हाँ जी। बनाते हैं, लेकिन अगर जैसे कि हम 3 मंथ का जो जैसे कोर्स रहता है या 6 मंथ का या 1 ईयर का भी सपोज़, तो जो ये बनाते हैं, तो ये भी लेसन प्लान के अंतर्गत ही आता है? मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन, फिर से बोलिए। आपने ये कहा कि जो हम जैसे कल हम करवा रहे हैं, उसका हमने पहले लेसन प्लान करा, ये तो हो गया। आगे वाला नहीं समझा, वो बता दीजिए। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमें कल कराना है, उसका हमने जैसे आज बना लिया कि हमें क्या-क्या कराना है, ठीक है? उसका हमने लेसन प्लान बना लिया, लेकिन इन केस जैसे कि योगा से ही रिलेटेड मैं पूछ रही हूँ कि जैसे हम 3 मंथ का जैसे कोर्स करवाते हैं या 6 मंथ का, तो हमें क्या-क्या कराना है, इन सब चीज़ों को हम उसमें मतलब डिसाइड करके रखते हैं। तो ये भी लेसन प्लान ही कहलाता है ना? नहीं, ये लेसन प्लान नहीं होता, ये तो हमारा सिलेबस हो गया ना उनका कि हमें ये करवाना है। लेसन प्लान होगा कि अगर हमें मान लो हमारा सिलेबस पूरा बना है, उसमें हमें देखा है कि हमें ये वाले लेट कर किए जाने वाले आसन करवाने हैं, बैठ कर किए जाने वाले आसन करवाने हैं। तो उन आसनों की जो क्रियाविधि होगी ना, मान लो कल हमें शवासन नहीं सॉरी शीर्षासन करवाना है, तो उस चीज़ का हम पहले डिसाइड करके रखेंगे, ये करवाना है, ऐसे-ऐसे करवाना है बच्चों को, तो वो आएगा लेसन प्लान में। लेकिन जो पूरा चीज़ है, वो हमारा सिलेबस में आ जाता है। ठीक है? ओके, ओके। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। किसी और का कोई क्वेश्चन? और मैम वो जो विधियाँ वाला था जो मूलभूत अध्यापन की जो मूलभूत विधियाँ थी, वो हुँ। और जो कक्षागत विधियाँ हैं, वो दोनों सिमिलर ही है ना? मतलब ऐसा कक्षागत विधियाँ और जो अध्यापन विधियाँ हैं, उनको मर्ज करके ही मूलभूत विधियाँ बनाया है क्या? मतलब ऑलमोस्ट वही सारे पॉइंट्स हैं उसमें? हाँ, उसमें कुछ-कुछ है जो हमारी कक्षागत विधियाँ हैं, वही मूलभूत विधियों में दी गई है। उससे इस तरह का तो मुझे लगता नहीं है क्वेश्चन आएगा, कौन-सी कक्षागत है, कौन-सी वो है। लेकिन हाँ, इस प्रकार का आ सकता है, कोई आपको बता देंगे कि इस वाली चीज़ को कराने के लिए हमें कौन-सी विधि का उपयोग करना है या जो उनको इस प्रकार से बता सकते हैं, कुछ उसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स दे देंगे, उसके कूट बना के आपको दे सकते हैं। ठीक है? उसमें वही चीज़ें। कुछ उसमें सिमिलर है दोनों में, जो कक्षागत में भी है और हमारे मूलभूत विधियों में भी है। ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक है, क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए, पवन विद्यार्थी जी। जी मैम। योग साधक साधिका में सभी लोग धनात्मक आसन में बैठ जाएँगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। फिर गायत्री मंत्र का, फिर शांति मंत्र का करेंगे। इन्हेल, एक्सहेल। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो नः प्रचोदयात् धियो नः प्रचोदयात् धियो यो प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, देन अपने मुखमंडल पर स्पर्श करते हुए आँख खोलेंगे। सभी को प्रणाम।